नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है, एसएससी जीडी के लिए हम लोग अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे थे। इसमें हम लोग इतिहास के पोर्शन में 70 क्वेश्चन तक पिछले पार्ट में कवर कर चुके हैं, तो इससे पहले आप लोग ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी बुक है यह। इसके बाद हम 71 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे आज इतिहास के पोर्शन में। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। दिया गया आपका, अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने दिया था आपका कुशीनगर में। इसे कुशीनारा भी बोला जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, कुशीनगर में दिया था। इसकी व्याख्या की बात करें तो दिया गया आपका, अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी वहीं पर हुआ था आपका, कहाँ पर? कुशीनगर में हुआ था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु दे लेते हैं। प्रथम उपदेश, जो कि हर बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। प्रथम उपदेश इन्होंने अपना सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक उपदेश की बात की जाए तो श्रीवस्ती में था सर्वाधिक। अब बुद्ध के त्रिरत्न जो है बार बार पूछा जाता है, कौन कौन से हैं? तो आपका एक बुद्ध है, एक धम्म है, एक संघ है। ये आपके बुद्ध के त्रिरत्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया आपका, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो आपको पता है रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत आपके अलेक्जेंडर रीड ने किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर रीड ने किया था आपका। देखते हैं, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की श्रेय आपका कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो को जाता है। देखिए पेपर में बहुत बार देखिए ज़्यादातर अलेक्जेंडर रीड के का नाम नहीं लिया जाता, ज़्यादातर आपका टॉमस मुनरो ही आता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। तो ऑप्शन में टॉमस मुनरो ही रहता है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। यह ब्रिटिश भारत के 51% भूमि पे लागू था। किस पे? 51% भूमि पे लागू था। और क्षेत्र कौन सा था आपका? मद्रास क्षेत्र में था, बम्बई में था, असम में और पूर्वी बंगाल के क्षेत्र में सब लागू था आपका। आगे देखते हैं उस समय के जो सुधार किए गए थे कौन कौन से। एक तो अस्थाई बंदोबस्त लागू था, जो कि कार्नवालिस के द्वारा लाया गया था, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। एक महालवाड़ी व्यवस्था था, ये आपका हार्ट मैकांजी द्वारा लाया गया था, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो से मिले महान स्नानागार को किसकी परत चढ़ाकर जल रोधी बनाया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, जो कि आपका 14 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो ये आपका प्राकृतिक चारकोल का प्रयोग किया गया था उसमें, जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा, आपका प्राकृतिक चारकोल का प्रयोग किया गया था। यही इसकी व्याख्या देखें तो मोहनजोदड़ो से मिले महान स्नानागार को प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जल रोधी बनाया गया था। चारकोल लगा दे जिससे उसके अंदर जल का इधर उधर से नहीं होता था रिसाव। आगे देखते क्या दिया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत आपकी स्नानागार है, आपको पता है। मोहनजोदड़ो में शव को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। आपको पता है मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो उस सभ्यता में यानी हड़प्पा सभ्यता में जो शव को जलाते भी थे और दफनाते भी थे, लेकिन अगर मोहनजोदड़ो की बात की जाए स्पेशली तो वहाँ शव को जलाने की प्रथा थी। आगे देखते हैं। अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किसका लोकप्रिय नाम है? तो महेश दास जो है किसका नाम था आपका? बीरबल का नाम आपका महेश दास था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, बीरबल का नाम महेश दास था। यही इसकी व्याख्या देखा जाए तो क्या दिया गया है, ऊपर आते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल महेश दास बीरबल के नाम से लोकप्रिय थे। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में प्रमुख वजीर थे। ये क्या थे? वजीर थे, यानी मंत्री थे। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। भगवान दास के कौन थे? आपके अमीर उल उमरा थे आपके भगवान दास। यहीं अबुल फजल की बात की जाए तो अनवर सादत थे। फैज की बात करें यार दानिश थे फैज, और बीरबल कविप्रिय के नाम से जाने जाते थे। इनका उपनाम जो भी दिया गया था इन्हें यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने कौन से नामक युद्ध की पद्धति की शुरुआत की थी जिसने सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके? तो कौन से युद्ध था आपका? तुगलमा पद्धति। इसकी शुरुआत आपको किसने की थी? तुगलमा पद्धति की शुरुआत इन्होंने की थी। आपके का ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा, तुगलमा पद्धति का। बाबर ने तुगलमा नामक युद्ध की शुरुआत की थी जिसमें सेना के विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को
चारों तरफ से घेर लिया जाता था इस पद्धति में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति की और तोपखाने का प्रयोग किया था। देखिए पूछा जाता है कि तोपखाने का प्रयोग किसने किया था पहली बार, तो पहला क्वेश्चन यही हो जाता, तो इसको प्रयोग आपका बाबर ने किया था और तुगलमा पद्धति का भी प्रयोग बाबर ने ही किया था। किसमें? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था 1526 ईस्वी में। आगे देखते हैं, मुगल साम्राज्ञी नूर जहां द्वारा उसके पिता की याद में बनवाया गया कौन सा एतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपका आगरा में ही स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा, आगरा में स्थित है। नूर जहां द्वारा उसके पिता की याद में बनवाया गया एतमाद उद दौला का मकबरा आपका आगरा में स्थित है। यहीं उसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। ईरान निवासी मिर्जा गायस बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, तो क्या था? मेहरुन्निसा था। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूरजहां और नूरमहल की उपाधि प्रदान की थी। बाद में यही आपका नूरजहां और नूरमहल बनी थी। और इसके पिताजी का क्या नाम था? आपका मिर्जा गायस बेग। इनके पिताजी का नाम था नूरजहां के। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, राजा आम्भी कहाँ के शासक थे? तो राजा आम्भी की बात की जाए तो ये थे आपके तक्षशिला के शासक थे। आपका ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा, आपका तक्षशिला के शासक थे। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, आम्भी ने कौन से सन तक रहा था? 326 ईस्वी से 327 ईसा पूर्व तक। आपका 326 ईसा पूर्व से 327 ईसा पूर्व आपके तक्षशिला में शासन किया था इन्होंने। सिकंदर के आक्रमण समय तक्षशिला में इनका ही शासक था। तो सिकंदर के जब तक्षशिला पर आक्रमण किया था तो वहां के शासक कौन थे? अम्भी थे। अम्भी थे। आपके यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें क्या कहा जाता था? तो जिन्हें हमें धर्मशालाएं कहा जाता था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं, सूफी उस्ताद अपनी सभाओं में अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें धर्मशालाएं कहा जाता था। सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ शब्द से हुई है जिसका अर्थ है ऊन। देखिएगा सूफी शब्द का अर्थ पूछ लेता है तो इसकी अर्थ आपका सूफ शब्द से हुई है जिसका अर्थ क्या आता है? ऊन होता है। सूफी संत ऊनी कपड़े पहनते थे इसलिए इन्हें सूफी कहा जाता था, क्योंकि ये संत आपका ऊनी कपड़े पहनते थे। सूफी संतों में शिष्यता ग्रहण करने वाले को मुरीद कहा जाता था। जो सूफी संत से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? मुरीद कहा जाता था। सूफियों का धर्म संघ दो भागों में विभक्त था। कौन सा? बासारा और बेसारा। देखिएगा थोड़ा सा अंतर है, बासारा और बेसारा कहा जाता था। अगला देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया था जिसका क्या नाम था? इसका नाम आपका सीरी था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा, आपका सीरी इसका नाम होता था। इसकी व्याख्या देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए नए सैनिक नगर सीरी का निर्माण कराया था। सीरी किला दिल्ली में स्थित है। पूछा जाता है क्वेश्चन, अगर सीरी का किला कहाँ पर स्थित है तो ये आपका दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण का उद्देश्य मंगोलों के आक्रमण से रक्षा करना है। आगे देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने और सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा शुरू की। देखिए घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरू की? एसएससी जीडी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा चुका, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और अस्थाई सेना रखने का, सैनिकों की हुलिया बनाने का जो है प्रथा भी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। आगे देखते हैं, लाला लाजपत राय एक सक्रिय सदस्य थे। किसके? आर्य समाज के। किसके से? देखिए स्थापना की बात नहीं किया, सक्रिय सदस्य की बात किया है, तो किसके थे? आपके आर्य समाज के थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। यही इसकी व्याख्या देखें तो क्या दिया गया है आपका? लाला लाजपत राय आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य थे, एक गरम दल के नेता थे। आपको पता है लाल बाल पाल तीनों आपके गरम दल के नेता थे, तो ये भी आपके गरम दल के नेता थे। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना। देखिए समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 ईस्वी में की थी। कहाँ पर? मुंबई में की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य आपका वेदों की प्रचार करना था, आर्य समाज का प्रमुख उद्देश्य। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दारा सिको अंशतः उत्तराधिकार के युद्ध में सामूगढ़ की लड़ाई में हार गया था। किससे हारा था? आपका औरंगजेब का से हार गया था आपका, जो कि औरंगजेब उसका छोटा भाई था आपका, इससे हार गया था दारा सिको। व्याख्या देखते हैं, दारा सिको उत्तराधिकार के युद्ध में सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब से हार गया था। दारा सिको शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। शाहजहां के बेटे थे ना औरंगजेब, ये भी, तो ये सबसे बड़ा पुत्र था।
दारा औरंगजेब ने उत्तराधिकारी के लिए 3 प्रमुख युद्ध किए। कौन सा देखिए 3 युद्ध हुए थे। एक क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला युद्ध है धर्मट का युद्ध, पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद एक था आपका सामूगढ़ का युद्ध और तीसरा था आपका देवराई का युद्ध। ये तीनों आपके उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ा गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तु को इंजीनियर आज के पाकिस्तान पंजाब में पहली रेलवे लाइनों के निर्माण से करने के लिए ले गए थे? तो इसमें से आपके ईंटें ले गए थे यहाँ से, तो अभी तो उसकी खोज हुई थी, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाता है। व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा स्थलों से प्राप्त ईंटों को इंजीनियर वर्तमान के पाकिस्तान स्थित पंजाब प्रांत में पहली रेलवे लाइन के निर्माण के समय ले गए थे। तो यहीं से ईंटें ले गए थे, तब रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। कहाँ पर सबसे अधिक स्थल? गुजरात में ही खोजे गए हैं स्वतंत्रता प्राप्त के बाद। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक कौन सा बना है? एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। एक श्रृंग वाले पशुओं का अंकन सबसे अधिक मात्रा में मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलिफेंटा गुफाओं में कौन से संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों यानी रॉक आर्ट का संग्रह है? तो यहाँ पर शिव, भगवान शिव की आपके जो है शैल चित्र सबसे अधिक मिलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा 83 नंबर क्वेश्चन का। यहीं इसकी व्याख्या देखें तो दिया गया आपका एलिफेंटा गुफाओं में शिव संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है। एलिफेंटा का नाम पुर्तगालियों द्वारा बने पत्थर के हाथी के कारण दिया गया। क्यों बन दिया गया एलिफेंटा? क्योंकि पत्थर पर हाथियों के निशान है, यानी उसके चित्र बने हैं, इसलिए इसे एलिफेंटा कहा गया। किसने दिया है? पुर्तगालियों द्वारा दिया गया है आपका। आगे देखते हैं। एलिफेंटा गुफाएं मुंबई के निकट धारापुरी द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? धारापुरी द्वीप पर स्थित है, मुंबई के पास। एलिफेंटा के कुल 7 गुफाओं का सम्मिश्रण है। यहाँ अर्धनारीश्वर की प्रतिमा है। एलिफेंटा में कुल कितनी गुफाएं खोजी गई हैं? 7 गुफाएं का सम्मिश्रण है, और यहाँ यहीं पर आपके अर्धनारीश्वर की प्रतिमा मिली है आपके। ये भी आपका क्लियर हो जाता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? तो कौन सा आपको पता है? आसान क्वेश्चन है। हम्पी की गुफाएं जो हैं, हम्पी की खंडहर जो मिले हैं, ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। हम्पी विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है। यह कर्नाटक में स्थित है। हम्पी कहाँ पर स्थित है? आपके वर्तमान ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। 1986 में देखिएगा, 1986 में से विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था। हम्पी की घोषित किया गया था। आगे देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। विजयनगर साम्राज्य कौन सी नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। विजयनगर साम्राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती थी? तेलुगु बोली जाती थी। विजयनगर साम्राज्य पर निम्न वंशों ने शासन किया। कौन कौन से? पहले संगम आया था, वही आपके हरिहर और बुक्का वाला। उसके बाद सुलू वंश आया था, उसके बाद तुलु वंश आया। देखिए नाम में सु और तू का अंतर है। सुलू वंश आया था, उसके बाद तुलु वंश आया था, और उसके बाद अराबीडू वंश आया था। कौन सा वंश आया था? अराबीडू वंश आया था। आगे देखते हैं। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? तो आपको पता है इनका जन्म आपका बिहार में हुआ था। बिहार में हुआ था आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व है। देखिएगा कब? 540 ईसा पूर्व बिहार के कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था। तथा इनकी मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व जो है पावापुरी राजगृह में इनकी मृत्यु हुई थी। इस बात को ध्यान। यहीं आगे देखें तो जैन धर्म के बारे में, तो इसके प्रथम तीर्थंकर की बात किया जाए तो आपके ऋषभदेव थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर को बहुत बार पूछा जाता तो कौन थे? आपके पार्श्वनाथ जी थे। और जैन धर्म के त्रिरत्न की बात की जाए तो 3 रत्न आपके कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को कितने भागों में विभाजित किया गया और प्रत्येक भाग? आगे का क्वेश्चन देखते हैं कहाँ दिया गया है, अगले पेज पर देखते हैं। विशाल पत्थर की दीवारें से घिरा हुआ है। तो कौन सा भाग है? आपका 3 भाग जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा, 3 भाग। ये इसकी व्याख्या से क्लियर करते हैं। धौलावीरा शहर 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में? 3 भागों। जहाँ की शहर बाकी शहर 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन धौलावीरा की बात की जाए 3 भागों में विभाजित था। कौन कौन था?
दुर्ग भाग था, उसके बाद मध्य भाग था, उसके बाद निचला हिस्सा था। पहले दुर्ग भाग आता था, उसके बाद मध्य भाग और सबसे लास्ट में आपका निचला हिस्सा था। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में धौलावीरा आपका स्थित है। यह सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े ज्ञात नगरों में से एक है। भारत में खोजे गए सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े नगरों में से एक है आपका कौन सा? धौलावीरा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। सोवियत संघ वर्ष कौन से वर्ष में टूटा था? सोवियत संघ जो कि रूस है, जो कई भागों में अब बदल गया ना, कई देश हो गए, तो उसमें से आपका कब ये विभक्त हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1991 में सोवियत संघ टूट गया था। सोवियत संघ कब टूटा था? 26 दिसंबर 1991 को टूटा था। ध्यान रखिएगा, 26 दिसंबर 1991 को टूटा था। विघटन से पूर्व मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। जब विभाजित हुआ था यानी 1991 में यहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव यहाँ के राष्ट्रपति थे। आगे देखते हैं। सोवियत संघ के विघटन से शीत युद्ध की समाप्ति हो गई थी। जब ये टूट गया था तो यहाँ पर जो शीत युद्ध चल रहा था उसकी समाप्ति हो गई थी। आगे देखते हैं। बस्तालिन जेल पर जनता के हमले से कौन सी घटना को जन्म दिया था? ये आपके देखिए विश्व इतिहास का क्वेश्चन है आपका तो कौन सी घटना को जन्म दिया था? फ्रांस की क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या दी गई है आपका। बस्तालिन जेल पर जनता के हमले ने फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया था। बस्तालिन की घटना कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 को हुई थी। कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 को हुई थी। इसलिए फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस रूप में मनाया जाता है। फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? आपका 14 जुलाई को मनाया जाता है। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी, उसके द्वारा जार का पतन हुआ था। रूस की क्रांति कब हुई थी? आपका रूस की क्रांति की बात किया जाए तो हुई थी आपके 1917 में हुई थी और उसके द्वारा जार का पतन हो गया था। बात को ध्यान रखिए। देखिए विश्व इतिहास से क्वेश्चन भी आते हैं आपके। आगे देखते हैं। लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में किसे जाना था? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, सभी को पता है कि भगवान बुद्ध को यानी गौतम बुद्ध को आपको एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। यही इसकी व्याख्या पर आते हैं। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, एशिया के ज्योति के रूप में जाना जाता है। इन्हीं के जीवन पर एडविन आर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लिखी थी। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक किसने लिखी थी? एडविन अर्नाल्ड ने लिखी थी लाइट ऑफ एशिया पुस्तक। किनके जीवनी पर? भगवान बुद्ध के जन्म पर। आगे देखते हैं। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर, देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो ये कहा था आपका विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को आपका अर्धनग्न फकीर कहा था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? तो ये अधिवेशन आपका नागपुर अधिवेशन था। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाता है, नागपुर अधिवेशन। 90 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। नागपुर में 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी नागपुर अधिवेशन की? तो ये थे आपके लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की थी। यहाँ पर लाला लाजपत राय हो जाएगा। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने संविधान में परिवर्तन किया था। तो कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन इसी में हुआ था, जो कि नागपुर अधिवेशन में 1920 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो श्रीलंका की गृह युद्ध की बात की जाए तो ये आपका 2009 में समाप्त हो गया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ये आपका 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी व्याख्या देखा जाए तो श्रीलंका की सरकार ने 18 मई 2009 को गृह युद्ध की समाप्त किया था। यह गृह युद्ध मुख्य रूप से इस द्वीपीय राष्ट्र के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में लड़ा गया था, जिसमें कम से कम 1 लाख लोग मारे गए थे। तो श्रीलंका के गृह युद्ध में कितने लोग मारे गए थे? लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन जेकर रूसो एक प्रसिद्ध थे, तो ये आपके एक चिंतक थे। आपके वहां से ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। ये एक चिंतक थे। इन्हें सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या दिया था? सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया था। किसने? जिन जेकस ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया। देखिए ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, जिसमें कंपनी ने शासन को समाप्त कर दिया। और कौन सा अधिनियम एक्ट लाया था?
तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो लाया था आपका भारत सरकार अधिनियम लाया था। कौन सा अधिनियम? 1858 में भारत सरकार अधिनियम लाया था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या से पूरा क्लियर करते हैं। 1 अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया को भारत सरकार अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। 1858 के अधिनियम के द्वारा ही भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? भारत का वायसराय कहा जाने लगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बहुत बार ये चीज़ पूछी गई है, इस पर आप लोग इंपॉर्टेंट लगाकर चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना आपका पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। और इसका सन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा कब किया गया था? सन 1916 में किया गया था। कब? 1916। इस सन को आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट में कहीं नोट करके लिख रखिएगा। इसकी स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आपके लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे? आपके लॉर्ड हार्डिंग थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल। आगे देखते हैं, सर सैयद अहमद खान ने 1875 में, कब? 1875 में ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। ओरिएंटल कॉलेज भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसकी स्थापना सन 1875 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था। तो गांधी जी के साथ आपके लॉर्ड इरविन ने भाग लिया था। गांधी इरविन समझौता आप लोग जानते हैं, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आपका लॉर्ड इरविन। 5 मार्च 1931 को देखिएगा, सन भी याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने लॉर्ड इरविन के साथ उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया था। 5 मार्च 1931 को इस बैठक को क्या कहा जाता है? गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? आपका 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सत्य के प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ की आत्मकथा है। तो ये महात्मा गांधी जी की आत्मकथा आपको पता ही है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। यहीं इसकी व्याख्या देखा जाए तो क्या दिया गया, देखते हैं। सत्य के साथ मेरा प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा है। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा की बात किया जाए तो क्या है आपका? टूवर्ड फ्रीडम। नेहरू जी की आत्मकथा कौन सी है? आपके टूवर्ड फ्रीडम है। और एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा आपका विंग्स ऑफ फायर है। ये क्वेश्चन इस समय का हार्ड क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा कौन सा है? विंग्स ऑफ फायर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवा महल कौन से शहर में स्थित है? तो आपको पता है हवा महल आपके जयपुर में है। आपका जयपुर राजस्थान में आपका हवा महल है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। हवा महल आपके जयपुर राजस्थान में है। यहीं लाल किला की बात किया जाए तो आपके दिल्ली में है, पता ही है आपके लाल किला दिल्ली में। और ताजमहल की बात किया जाए तो आपका आगरा में स्थित है। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो यह आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी इरविन समझौता भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। यह कब हुआ था? आपका जो है गांधी इरविन समझौता पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख के आए हैं, 5 मार्च 1931 को हुआ था। और जो रॉलेट एक्ट की बात किया जाए तो ये आपका 26 जनवरी 1919 को पास हुआ था। रॉलेट एक्ट आपका 26 जनवरी 1919, यही जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको याद ही होगा, हुआ था। यहीं असहयोग आंदोलन की बात किया है तो यह आंदोलन आपका 1 अगस्त 1920 को पारित हुआ था, आपका असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत से प्रेरित था? तो फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत से प्रेरित आपके टीपू सुल्तान थे। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाता है, आपका टीपू सुल्तान। यहीं इसकी व्याख्या देखा जाए तो टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित थे। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो आपके बदरुद्दीन तैयब जी जो है ये जो कांग्रेस का अधिवेशन था, ये तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। यहीं एनी बेसेंट की बात करें तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो कि 1917 में बनी थी।
100 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं, भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाले कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है आपका। तो हो जाते हैं आपका कव्वाली जो है सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। कव्वाली भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाली भक्ति संगीत सूफी संगीत का एक रूप है। तो यही 100 नंबर क्वेश्चन के साथ लेक्चर की समाप्ति करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।